गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 8 पढ़ रहे थे। तो चलो बेटा आगे बढ़ाते हैं इस पाठ को। पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है। तो पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न, जो पवनें चलती है वो क्यों उत्पन्न होती है? पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण, अर्थात पृथ्वी का धरातल भी जो है वो सब जगह से एक साथ एक जैसी दर से गर्म नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति पे डिपेंड करता है कहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और कहाँ पर तिरछी पड़ेंगी। जहाँ तिरछी पड़ेगी वहाँ कम गर्मी होगी, जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ पे अधिक गर्मी होगी। तो यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। अब ये स्थितियाँ कौन सी, आओ देखो। सबसे पहली स्थिति है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। देखो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए वो पहले गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म होता है। तो जब वो गर्म होता है तो उसके ऊपर की वायु जो है हल्की होकर ऊपर उठ चली जाती है। इस कारण वहाँ पर कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं और जो पवनें हैं वो ध्रुवों से या 60 डिग्री जो अक्षांश क्षेत्र है उससे बह करके और भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ओर जाने लगती है। तो ये देखेंगे, आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। जो 0 से 30 डिग्री अक्षांश क्षेत्र है वहाँ से फिर हवाएं चलती हैं और भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य की ओर बहती है। ये देखिए चित्र में, देखो आप, उत्तर दक्षिण से भूमध्य की, लाल तीर का निशान है जो है वायु की दिशा को दिखा रहा है, यानी उत्तर दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है वायु। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर हो जाता है। तो पहेली कह रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में ये परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिख रहा है आपको, ठीक है। पृथ्वी गोल गोल घूमती है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण है ये। अगली जो सिचुएशन है, ये स्थिति है, वो है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। देखो बच्चों, थल जो है वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जल जो है वो थल की अपेक्षा देर से ही तो गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जैसे धरती जो है वो सूर्य की धूप खिलते ही थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगती है, दोपहर तक खूब गर्मी हो जाती है और शाम तक पुनः ठंड हो जाती है। लेकिन समुद्र, सागर, महासागरों को देखोगे तो शाम तक वो धीरे धीरे करके गर्म होते हैं और अगले दिन सुबह तक ठंडे ही नहीं होते हैं ना, यानी देर से ही गर्म होता है जल और देर से ही ठंडा होता है। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था हमने। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। स्थल जो है ना, पृथ्वी का जो धरातल, वो अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र की अपेक्षा अधिक रहता है, यानी समुद्र में पानी है उसकी बजाय जो धरातल है उसका तापमान अधिक रहता है अधिकांश समय। थल के ऊपर की वायु, जहाँ जो चीज़ पहले गर्म होगी उसके ऊपर की वायु भी पहले ही गर्म होगी, तो थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है दिन के समय। उससे वहाँ क्या होता है, थल के ऊपर या हमारी पृथ्वी के ऊपर, स्थल के ऊपर जो है वो वायु का दबाव कम हो जाता है। इससे पवन समुद्र से दिन के समय, क्योंकि समुद्र की पवनें ठंडी होती है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तो दिन के समय तो जो समीर है या जो वायु है उसकी हवा की दिशा जो है वो क्या रहेगी, दिन के समय तो रहती है समुद्र से स्थल की ओर, और रात में बिल्कुल उल्टा होता है। रात होते होते समुद्र गर्म हो जाता है, तो कहाँ से कहाँ चलती है हवा जो है वो स्थल से और समुद्र की ओर चलती है। यह मानसूनी पवन होती है। कौन सी पवन होती है? मानसूनी पवन। चित्र 8.9 में देखेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। अरबी शब्द है मानसून, इसका मतलब क्या होता है? मौसम, और इसका अर्थ है ऋतु। शीतकाल यानी सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह है थल से समुद्र की ओर बहती है। कहाँ बहती है ये? थल से समुद्र की ओर, क्योंकि स्थल जो है वो ठंडा रहता है और पानी गर्म हो जाता है। तो बूझो क्या कह रहा है, मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है, क्योंकि
समुद्र के ऊपर का जल जो है सूर्य की गर्मी पाकर धीरे धीरे गर्म होता है और वाष्प बनता है। ये जल वाष्प इन हवाओं में घुली हुई रहती है और ऊपर जाकर ठंडी होगी, संघनित होगी, तो इसी से बारिश होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। इससे वाष्प के रूप में उड़ा हुआ जल जो वायुमंडल में चला गया था वो पुनः जो है वो जलाशयों में पहुंच जाता है। इस तरह ये जल वाष्प का जल में बदलना पुनः ये क्या है, जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। अब एक काम तो ये हो गया, बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। देखिए कौन सा गीत या मानसून में कौन सी कविता ज़्यादातर चलती है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल। जब बारिश होती है तो आपको पता है ना फसल कैसे लहराने लगती है, खेतों में कितने अच्छे लगने लगते हैं। तो खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल। सागर से इसलिए क्योंकि अभी आपको बताया कि जलवाष्प उड़ती है, ऊपर जाती है और इसी से बादल बनते हैं। सागर में मिल जाते बादल और फिर पुनः जब संघनित होती है, जलवाष्प ठंडी होती है और बारिश बनती है तो वापस उन्हीं सागरों पर बरसती है। तो इस तरह से सागर में मिल जाते बादल। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म भी देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तेज़ बारिश होने से, अधिक बारिश होने से बाढ़ आ जाती है। देखिए कितने घर जो हैं वो कितने आसरे टूट जाते हैं, लोग बह जाते हैं। ठीक है, आप अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता से वर्षा के संबंध समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएँ ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएँ आती है, यानी परेशानियाँ आती है। इनसे मनुष्य, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न होता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करते हैं जो कि वर्षा के कारण आती है या हवाओं के जो दबाव क्षेत्र में असमानता के कारण उत्पन्न होती है। तो हम लोग चक्रवात और तड़ित झंझा के लिए कल के वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। और आज जो है वो आपको यहाँ से एक तो ये कविता करनी है अपने नोटबुक में, और इसके अलावा जो है वो गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। ये किसका कार्य है? ये समुद्र से आने वाली समीर का कार्य है ये। तो यहाँ से मानसून किसको कहते हैं? थल और जल का समान रूप से गर्म होना, यानी थल समीर और जल समीर क्या है ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ये आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स।